हरिओम। 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 दादा साहेब टिचकुले योग वर्ग पर मैं योगाचार्य रामकृष्ण ठाकुर पनवेल से आपका सहर्ष स्वागत कर रहा हूँ। इस वर्ग का आज का 1187 1187 यानी 3.25 साल से यह वर्ग शुरू है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। हर बारिश में बारिश में यह कॉन्जक्टिविटीज जो आंखों की साथ आती है, उसके वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। और यह निवारण करने के लिए हमारे पास छोटी छोटी प्रक्रिया होती है, इससे हम उसको निवारण कर सकते हैं और यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे पास उपस्थित है डॉक्टर राजेश देवीकर। फर्स्ट आप आपने एमबीबीएस किया है, डीओ और एमएस, हाँ, आई स्पेशलिस्ट हो, एमएस आपने किया है। उसके बाद में कंसल्टिंग आई सर्जन आप हो। यहाँ पे एनएमएमसी हॉस्पिटल नेरुल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप कार्यरत हो। कोरोना के समय में आपको अ, विशेष रूप से आपको सम्मानित किया था। आपके स्वतंत्र न्यू पनवेल में, खांडा कॉलोनी में, तथा एक उल्टे में आपके क्लिनिक है। और आप सोशल वर्क बहुत करते हो, और इसलिए हमने आज इस वर्ग पे आपसे तो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आप डॉक्टर राजेश देवी सर को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वर्ग प्रारंभ कीजिए। हरिओम। 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 सबको मेरा नमस्कार। ठाकुर सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है आज आंखों के बारे में बात करने का। उनका 1 साल से मुझे पीछे थे कि आप वो लेक्चर ले लो, क्योंकि वो हमारे श्री राम ग्रुप में सवेरे मिलते हैं सर, और उनका कहना था तो मुझे आज टाइम मिला और मैंने आज थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकाला। तो आंखों के बारे में अभी ऐसा कि आंखों की साथ चल रही है और पूरे इंडिया में आंखों की साथ चल रही है। ये 15 दिन से ज्यादा है। तो उनको इस साथ को एक हर साल आती है साथ, लेकिन अभी इस साल ज्यादा ही आई है। उसको पिंक आई फ्लू भी बोलते हैं। तो इसका जो रीजन रहता है मेन, वो एक वायरस रहता है, उसको अडोनो वायरस बोलते हैं। और अडोनो वायरस की वजह से ये जो साथ है, उसको इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं सब लोग, साता में। तो आपको साता में कंजक्टिवाइटिस तो वो होता है। डरने की तो कोई बात नहीं उसमें, लेकिन वो कैसे समझे कि इसको साथ आई है। तो जनरली उनकी जो सिम्टम रहते हैं, तो रेडनेस लाल होती है, आंख लाल होती है, आपको स्वेलिंग आता है, आंख से पानी आता है, आंख में इरिटेशन होता है, आंख में चूती होता है, और ऐसे लक्षण रहते हैं आंख के साथ के। तो अभी अगर किसी के घर पे आई है तो डरने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग ड्रॉप मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन ड्रॉप वगैरह डालते हैं दिन में 5 बार, 5 दिन के लिए, तो ठीक हो जाए। लेकिन प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हें प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए। जिसका भी आता है तो उसको थोड़ा सा अपने से सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। और जिनका भी आता है उन्होंने भी कुछ प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो उसने अपना जो भी हैंड है, हैंड रेगुलरली वॉश करना चाहिए सोप से। अपना टॉवेल, अपना रुमाल सेपरेट रखना चाहिए। आपको डेली धोना चाहिए। और थोड़ा सा 5 to 7 days, जो भी छोटे बच्चे रहते हैं घर में, जो भी लोग हैं, उससे थोड़ा सा क्लोज कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप स्नीजिंग करते हैं, खांसी करते हैं, तो मुंह कवर रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो बीमारी है आँख की, कंजक्टिवाइटिस है, दूसरों को वो स्प्रेड नहीं करेगा, दूसरे को ये नहीं होगा। तो ये है ज्यादातर इसमें तो यही प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और वैसा कुछ सीरियस रहता नहीं है। अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो गया तो आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे भी आँख आई
तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो प्रॉपर ड्रॉप, आप फैमिली डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही दिखना, अगर कम कुछ हो गया तो आपको जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आंखों की जो साथ है इसके बारे में है, इसका ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन आंख जो पार्ट है बॉडी का, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ा सा मैं दूसरा भी उसके बारे में बताता हूँ कि आफ्टर 50 होने के बाद अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है तो आपके क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो भी थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ। सर ने मुझे बताया, उसके बारे में थोड़ा ले लो। तो जनरली आप, अगर आपका उम्र 50 के ऊपर है तो कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट मतलब उसको मोतीबिंदु बोलते हैं। मोतीबिंदु मतलब एक अंदर लेंस रहता है, लेंस में ओपेसिटी आ जाती है, मतलब वो थोड़ा सा एजिंग की वजह से जो अंदर का लेंस है वो भी, अ, ऐसा बोलेंगे कि थोड़ा ओल्ड एज हो गया तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो थोड़ा दिखना कम हो जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। जो भी अब वो 50 लोग हैं, उन्होंने एक साल में अगर उनको लगता है कि मुझे कम दिखना है तो आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जनरली वो कैटरेक्ट होता है, मोती बिंदु 99% रहता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो उसको अभी पहले जैसा नहीं रहा है, उसको ऑपरेशन, फेफड़ों से ऑपरेशन करते हैं, इसको स्मॉल इंजेक्शन कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, लेजर से करते हैं। वो जो लेंस रहता है वो चेंज करना पड़ता है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो 50 के ऊपर के लोग हैं, या तो 50, किसी को लोग 50 में होता है, किसी को 60 में होता है, किसी को 65 में होता है, किसी को 70 में होता है। वो बॉडी पे डिपेंड होता है, लेकिन वो एजिंग प्रोसेस है, वो 50 के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे इसमें जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो जो भी है वो सर्जरी करके लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अपना, अगर आपको अच्छा दिखने लगा तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि उनको आंखों को मोतियाबिंद जो रहता है, देख चलना चलना मुश्किल हो जाता है और कोई ध्यान भी देता नहीं। लेकिन एक बार आप ऑपरेट करेंगे, लेंस उसमें बिठाएंगे, आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा फैसिलिटी है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, तो उसमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। एक बार दिखने लगेगा तो आदमी सब कुछ अपना खुद करने लगता है। वो है। दूसरी बात है कि चश्मा, आप, आपको बहुत सारे लोगों को दूर का चश्मा रहता है, लेकिन एक एज होने के बाद, यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं इसलिए मैं एज की बात कर रहा हूँ, जिसका भी 40 होने के बाद नजदीक का चश्मा लगता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। 45 में समझ में आता है, 50 को तो लगना ही है। तो क्लियर जो वर्क रहता है वो अपन नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों में अपन नजदीक का चश्मा यूज करना चाहिए, क्योंकि आंखों में स्ट्रेन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप नजदीक का चश्मा नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेन आता है और हेडेक शुरू हो जाता है। ये अपने लाइफ स्टाइल अच्छे रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनका हॉबी रीडिंग रहता है, नजदीक का काम ज्यादा करते हैं, तो उसको चश्मा यूज करना चाहिए। तीसरी बात है कि अभी डायबिटिक है, जो डायबिटिक बढ़ रहा है, तो डायबिटिक की वजह से आंखों में भी असर होता है। उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो पीछे का पर्दा रहता है उसमें खून जमा हो जाता है, खून जमा होने से दिखना कम हो जाता है। अगर उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट हो गया है फिर हम भी कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन्हें एक साल में एक बार, जो भी अपने पास के नेचुरल डॉक्टर हैं, आपके जो भी आपके डॉक्टर है उनको दिखाना चाहिए। वो पीछे का फंडल बोलते हैं उसको, रेटाना बोलते हैं, वो चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ अर्ली चेंजेस रहेंगे तो आप जो भी दृष्टि है आप इंटैक्ट रख सकते हैं। आगे का जो विजन लॉस होता है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरी बात है काज बिंदु। काज बिंदु मतलब आग का प्रेशर बढ़ता है, तो 50 के बाद होता है, लेकिन आप एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसमें वो सब चेक कर लेते हैं। काज बिंदु का इतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में रहता है। अभी ये तो आंखों की बात में हो गया। थोड़ा सा मैं जो भी अबाउ 60 लोग रहते हैं, अबाउ 60 या अबाउ 55, यू कैन से अबाउ 50, उन्होंने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डाइट कैसा लेना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। कुछ बातें हैं जो अभी रिसर्च में आई है। देखिए, जो भी एजेड लोग हैं उनका जो आहार है, उनको ज्यादा कैलोरी लगती नहीं है। तो घर में रहते हैं, ज्यादा काम पे तो नहीं जाते हैं, तो कम कैलोरी लगती है। ऐसे बाकी के लोग भी अभी आजकल ज्यादा तो सब लोग अपना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे, या हार्ड वर्क नहीं करते। इवन मुझे भी सेम बात है। ज्यादा सब सब लोग जैसे जिनका शेड्यूल वो रखते हैं, जो बैठे वर्क, जो सिटिंग काम करते हैं, कोई भी ऑफिसर हो कोई भी हो, उनको भी कमी कब कैलोरी कब लगती है, उसको 2.5
डाइट बोलते हैं। तो सवेरे ब्रेकफास्ट कर लो, दोपहर में लंच करना, और रात में कम खाना खाना, और वो 8 बजे के पहले खाना। उसको 2.5, एक लंच, एक रेसिपी देती है, तो आप मेथड बताइए। इससे क्या होता है कि आपका वजन कंट्रोल कर रहता है, बीच में कुछ खाने का नहीं। अगर आप चाय पीते हैं तो विदाउट शुगर लेना चाहिए, विद शुगर चाय नहीं लेना चाहिए। शुगर कम करना चाहिए, ऑयल कम खाना चाहिए, थोड़ा सा नमक कम खाना चाहिए। सलाद और स्प्राउट अपने डाइट में होना चाहिए, उसको बैलेंस डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, और थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए। तो और थोड़े विटामिन और कैल्शियम भी रखना चाहिए, कभी कैल्शियम का टैबलेट भी लेना चाहिए जो ओल्ड एज लोग हैं उन्होंने, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत रहती है। ये थोड़ा सा है। दूसरा है एक्टिव, फिट एंड हेल्थी। जो भी लोग हैं उन्होंने अभी सब में तो आपको सब योगा वगैरह करते हैं, तो डेली 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज ये तुम्हारी माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए, ज्यादा एकदम हेवी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, माइल्ड टू मॉडरेट, 30 to 45 मिनट्स। इसमें हम वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। योगा योगा तो एकदम अच्छा है, योगा करना चाहिए। तीसरी बात है रेगुलर मेडिकल चेकअप। जो भी अबाउट 50 लोग हैं उन्होंने सबने साल में एक बार मेडिकल चेकअप करना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत सारे लोग रहते हैं। शुगर चेक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए, देन मैंने बताया विजन चेक करना चाहिए, कान का चेक करना चाहिए, हेयरिंग। दूसरा है आपका हीमोग्लोबिन, एनीमिया, बहुत सारे लोगों में खून कम रहता है, उससे डिप्रेशन वगैरह आता है। बाद में विटामिन बी 12 रहता है, विटामिन डी रहता है। जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं उनको विटामिन बी 12 कम रहता है, उससे भी बहुत सारे वीकनेस आता है, चलना मुश्किल हो जाता है। बाद में फीमेल अगर रहेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर रहता है, सर्वाइकल कैंसर रहता है। तो उसका एक साल में 2 साल में रूटीन चेकअप होना चाहिए। दूसरा, बाद में एक इम्पोर्टेंट है स्लीप हाइजीन। आपकी जो नींद है वो 6 घंटा पूरी होना चाहिए। बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो दिन में ज्यादा सोते हैं और रात में जगते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है। तो में आपको 1 आवर सफिशियंट है। रात में आप 6 घंटा सोना चाहिए, वही ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसको इंसोमनिया बोलते हैं, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है माइंड एंड ब्रेन। अगर आप रिटायर हो गए, आपको कुछ काम करते नहीं, तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो थोड़ा ब्रेन को स्टिमुलेट करे। उसमें ज्यादातर अभी एक ग्रैंड स्टडी आया है, ग्रैंड स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। उसमें वही बताया कि आप कि आज यूट्यूब है, कुछ नया लर्न कर सकते हैं, नया आप कुछ तो नॉलेज ले सकते हैं। तो ब्रेन को कुछ स्टिमुलेंट मिलना चाहिए तो आप एक्टिव रहते हैं। अभी ग्रैंड स्टडी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक रिलीज हुआ था, उसमें एक अच्छा बात बताया, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। एक उसमें एक अच्छी बात बताई, लेट इट गो। लेट इट गो मतलब कि क्या, आप घर में अगर बच्चा नहीं सुनता है, कोई आपका नहीं सुनता है, बहू सुनती है, लेट इट गो, छोड़ दो, अपन अपना काम है, ज्यादा स्ट्रेस लेना करें। एक उसमें मेडिटेशन का भी बताया, डेली मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना बोलते हैं, आप सब लोग करते हैं। दूसरा है टीचिंग। टीचिंग बताया, कुछ पढ़ाओ छोटे बच्चों को। लर्निंग, लर्निंग का मैंने बताया, आप यूट्यूब रीडिंग, ये तो आप कुछ नया लर्न कर सकते हैं। देन रीडिंग एक बताया उन्होंने। कुछ हॉबी जो है अपना, वो हॉबी इंटैक्ट रखना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉन्ग सुनना है, मेंटल हेल्थ के लिए। एक स्टडी आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है। लोग जो भी अबाउट 50, जो भी रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने करना चाहिए। दूसरा है टीथ हाइजीन। अपने दांत क्लीन होने के लिए कब सुबह शाम दांत क्लीन करना चाहिए। टेक केयर फिट, अपने जो भी फूट रहते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो शूज पहन के निकलना चाहिए। इंजरी कभी कभी होता है तो शुगर की वजह से जख्म बढ़ जाता है, वो केयर करना। बाद में एक बुजुर्ग लोगों के लिए तो अब स्टे ऑर्गेनाइज। स्टे ऑर्गेनाइज मतलब अगर आपको अ, जो भी चीजें आप एक एक ही जगह पे रखना चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है तो आप रिमाइंडर रखना चाहिए कि मुझे भाई बाहर जाते समय ये लेके जाना है, मोबाइल लेके जाना है, छाता लेके जाना है, कैप लेके जाना है, की लेके जाना है। ये कुछ रिमाइंडर है फॉर ओल्ड पीपल, तो एक लिख के रखना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए, उसको स्टे ऑर्गेनाइज बोलते हैं।
और कोई भी चीज का जो प्लेस है वो फिक्स होना चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी आपको आती है तो क्योंकि आपको पता रहती है मेरा मोबाइल इधर मैं रखता हूँ, कोई भी चीज हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो एक ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो सभी मैंने मेरे ख्याल से कवर किया है जो भी बताना है। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते धन्यवाद सर। हैं। अ, मैं हमारे दशरथ दादा को, जो बुल्ढाना से है, मैं उन्हें प्रार्थना करूंगा कि आप इस वर्ग के द्वारा आप उनका आभार प्रदर्शन कीजिए। को हरियम। आज 14/23 को दादा साहब तीसरे ऑनलाइन योग वर्ग में डॉक्टर दरेकर साहब ने हमें आंखों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप एक डॉक्टर होने से आप जो जो बता सकते हैं, जैसे हमें जो आपके हिसाब से which are the most important point you have explained very nicely, sir. So, again, thanks for you. And I conclude and दादा साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का सूत्र संचालन करें। धन्यवाद दादा। अ, मैं अभी सभी को, आप चाहे मराठी में बोल सकते, हिंदी में बोल सकते, कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो गए तो आप दादा सर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी शंका का निरासन कर सकते हैं, और आपको कुछ प्रतिक्रिया देना है तो आप जरूर दीजिए। जय श्री कृष्ण सर। मुझे ये पूछना था कि विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या? हाँ, अगर आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी है, जैसे विटामिन B12 कम है, तो जनरली क्या होता है कि हाथ और पैर में जलन हो जाती है, वीकनेस आता है। अगर आपको विटामिन डी डी की डिफिशियंसी, आजकल विटामिन डी की डिफिशियंसी जनरली जो शहर में रहते हैं, मुंबई जैसे लोग, इसमें तो उसमें ज्यादा रहता है। जो लोग देहातों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहते हैं, उनको सनलाइट ज्यादा मिलता है तो उसमें कम रहते हैं। लेकिन फिर भी उसमें विटामिन डी अगर कम करता है तो अपने को बॉडी पेन और वीकनेस आता है। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन पूछना है, बताना है? हरिओम. दादासाहेब टिचकुले योग वर्गाच्या सर्व गुरुजनांना हरिओम. दादासाहेब टिचकुले आंतरराष्ट्रीय योग वर्गाचे आजचे आपले गुरु डॉक्टर राजेश पनवेल सर, सॉरी राजेश देवीकर सर. आपण खूप सुंदर असं मार्गदर्शन डोळ्यांच्या विषयी केलं, आणि त्याचा निश्चितच लाभ आम्हाला होईल. सर, माझा एक प्रश्न होता की एक म्हणजे दोन तसं दोन प्रश्न होते. उन्हाळा संपल्याबरोबर आणि पावसाळ्याच्या सुरुवातीला याच वेळेला डोळ्याची साथ काय येते? नेहमी दरवर्षी नेहमीच होतं असं की उन्हाळा संपतो आणि पावसाळ्याची सुरुवात होते. याच वेळेला डोळ्याची साथ काय येते? आणि दुसरा प्रश्न असा होता की वारंवार आय ड्रॉप टाकल्याने डोळ्यावर काही वाईट परिणाम होतात का? नेहमी आय ड्रॉप आपण पाणी गळतो म्हणून टाकतो, त्याच्यामुळे काही साइड इफेक्ट होतात का? सर, हा, यावर yes. मार्गदर्शन करा. पहिला प्रश्न तुमचा होता की ते उन्हाळा संपला की पावसाळ्यामध्ये काय येते. त्याचं कारण असं आहे की हा जो डोळ्याची साथ आहे त्याला कंजक्टिव्हायटिस म्हणतो. हे व्हायरल इन्फेक्शन असते, आणि जे व्हायरल इन्फेक्शन असते, ह्या कुठलाही ऋतू चेंज झाला तर पर्टिक्युलर पावसाळ्यामध्ये व्हायरल इन्फेक्शन चालू होते. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना असं होते की अगोदर फिवर येतो, नंतर डोळे येतात. त्यामुळे व्हायरल इन्फेक्शन असल्यामुळे सीझन चेंज होतो, त्याच्यामुळे ते डोळे येतात. तर ते व्हायरल इन्फेक्शन आहे. टेम्परेचर होते पर्टिक्युलरली. आता आपण उन्हाळ्यामधून पावसाळा सुरू झाला किंवा कधी कधी ऊन असते, पाऊस अचानक येतो, याच्यामुळे ते होते. व्हायरल इन्फेक्शन जनरली टेम्परेचर कारण ऑलरेडी ते व्हायरस असतात आपल्या याच्यामध्ये, इन्व्हायरमेंटमध्ये, स्पोरच्या मध्ये. पण जेव्हा टेम्परेचर चेंज होतात ते बाहेर किंवा स्प्रेड होतात, म्हणून त्यावेळेस होतो. दुसरा प्रश्न तुम्ही विचारला होता की कुठला ड्रॉप आपण टाकायला पाहिजे. बघा, ड्रॉप मध्ये बरेच व्हरायटी आहेत, बरेच प्रकार आहेत. कुठलाही आपण ड्रॉप नेहमी टाकू शकत नाही. पण एक ड्रॉप एक असा येतो, त्याला लुब्रिकन म्हणतात. जसं आपण डेली टॉनिक पितो, आपण टॉनिक घेतल्यामुळे काही आपला दुष्परिणाम होत नाही, लिमिटेड याच्या क्वांटिटीमध्ये जर आपण पिलो तर. जसं विटॅमिन्स आहेत, कॅल्शियम आहे.
तसं ते डोळ्याचा एक लुब्रिकेशन ड्रॉप आहे, त्याला सीएमसी ड्रॉप म्हणतात. तो लुब्रिकेशन ड्रॉप मध्ये त्याला आर्टिफिशियल टिअर म्हणतात. तो जर तुम्ही डेली टाकला तर काही होत नाही. पण दुसरे अँटीबॉडी जे असतात, सिप्लॉक्स, टोबा, जेंटा, मॉक्सिटॉक, ते तुम्ही स्टिरॉइड ते तुम्ही डेली टाकू शकता. असं एक साधा लुब्रिकेशन ड्रॉप तुम्ही डेली टाकू शकता. लुब्रिकेशन. हा, हा, लुब्रिकेशन म्हणजे त्याला आर्टिफिशियल टिअर म्हणतो. सॉफ्ट ड्रॉप म्हणा, जस्ट टिअर म्हणा, त्यांचे नाव आहेत. जस्ट टिअर ड्रॉप, सॉफ्ट ड्रॉप, हे तुम्ही म्हणजे आपले जे डोळ्यामध्ये आसू असतात ते त्या ड्रॉप मध्ये हा. असतात. बरेच लोकांना आसू कमी येतात, तर आसू आपल्याला लागत असतात तुमचे डोळे चांगले राहण्यासाठी. तर ते आपण आम्ही तेच आर्टिफिशियल टिअर म्हणतो, ते आपण डेली आपण टाकू शकतो. त्याने काही दुष्परिणाम होत नाही. धन्यवाद सर. आमच्याकडे साहेबांना थोडंही डोळ्याला पाणी आलं की सवय अकुपोल डी त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. अकुपोल डी नाही नाही, तेच ते टाकायला लावतात. अकोपोल डी जे आहे ना, ते अँटीबायोटिक आहे, विषस्टेरॉइड, ते तुम्ही टाकू नका, कारण ते दुष्परिणाम होतात त्याने. तुम्ही एक जस्ट टिअर वगैरे टिअर ड्रॉप भेटतो, तो तुम्ही टाकू शकता तुम्ही रेग्युलर. ठीक. अच्छा सर, आपण एक नाव सांगितलं, त्याच आधी काय नाव सांगितलं? हा, एक जस्ट टिअर म्हणून, जस्ट लिहून घ्या पाहिजे, जस्ट टिअर, JUSTTAR, जस्ट टिअर. हे तुम्हाला मेडिकल शॉप मध्ये मिळते, तुम्ही डेली टाकू शकता, त्याने काही दुष्परिणाम होत नाही. ठीक आहे. धन्यवाद. दिवसातून 3 वेळा टाकायचं. नाव व्हॉट्सअपला टाकून देतील. हो, लिहिलंय. माझ्या व्हॉट्सअपला टाकून देतो मी ते. ठीक. तर रेग्युलर ओल्ड एज पेपरला लागते ते. और किसी को कुछ पूछना है? इंदर सर. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर. आपका स्वभाव तो बहुत एकदम सिंपल है, लगता ही नहीं कि कोई डॉक्टर साहब हमारे सामने कुछ बातें कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा सर. मेरा एक छोटा सा सवाल है. मैं शुगर पेशेंट हूँ और मेरे भीतर एक जिज्ञासा है कि मैं किसी भी प्रकार का दवाई ना लूं और अपने आप को ऐसा ठीक रखूं. अगर आप इस पर कुछ हम लोगों को, मतलब जो भी शुगर पेशेंट है, अगर आप हमको कुछ देना चाहें, भाई हम बिना मेडिसिन के कैसे जी सकते हैं, उसका कोई मार्गदर्शन अगर आप देंगे तो मेहरबानी. यस. जी सर. देखिए, शुगर ये जो है, अगर आपको बचपन से शुगर है तो उसको हेरिडिटी डायबिटिक बोलते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जनरली अभी जो लोगों को आफ्टर 40-35 जो डायबिटिक होता है, दिस इज लाइफस्टाइल डिसीज. मतलब ये अपने कारण हो गया हो, अपने खाने के कारण, अपने एक्सरसाइज नहीं करते, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि हमारे की वजह से हो गया हो. अगर अभी इसमें आप कैसा रिवर्स कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है. अगर आपको इसको डायबिटिक 2 बोलते हैं, जो अपनी वजह से हो गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि हमारा वजन ज्यादा है, हमारा खाने का तरीका गलत है, ये आपको एडिक्शन है, इसकी वजह से वो डायबिटिक हो गया. अगर आपका खाना कम करेंगे, जितना जरूरत एकदम कम करना है आपको, और दूसरी बात आप एक्सरसाइज करेंगे, और इसकी वजह से आप वेट लॉस करेंगे. अगर आपका 10 किलो वजन बढ़ गया, आपका 10 किलो वजन कम हो गया, और वो मेंटेन रखेंगे, तो इसके बाद आपका अगर शुगर कंट्रोल में रहता है सब करने के बाद, तो आपको गोली की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन वो करना बहुत मुश्किल रहता है. अच्छा अच्छा, ऐसा है. बहुत आप मुश्किल. हाँ, बात ये है कि आप दवा गोली लो कि आप एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए. अच्छा सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे फादर को भी ये शुगर की तकलीफ थी, तो उन्होंने 35 साल तक मेडिसिन खाया, लेकिन उनको कभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, बस दवाइयां पे दवाइयां खा रहे थे. सर इसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, इसकी वजह वही है कि ये डायबिटिक का भी अलग अलग रहता है. बस हर एक बॉडी का रिस्पॉन्स भी अलग रहता है. अगर आप बोल रहे 35 ईयर से था, मतलब उनको हो सकता है बचपन से ही वो डायबिटिक नहीं हो. नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज 2 ही था उनको भी. हाँ, अगर डायबिटीज 2 है तो कुछ कुछ लोगों में रहता है शुगर, फिर उनको इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है. इंसुलिन से कंट्रोल में आ जाता है. इंजेक्शन आखिरी में इंसुलिन रहता है, इंसुलिन इंजेक्शन लेंगे तो कंट्रोल में हो जाता है. ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं इंजेक्शन लेना. अच्छा, लेकिन वो मतलब सब सर, खाने पे रहता है, खाने पे रहता है. मतलब सर क्या भाई ये ऐसा कंपल्सरी है क्या भाई, हम जब तक जीते हैं तो दवाई पर ही जीना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी है क्या इसमें? नहीं, वही बात वही है कि ये सब अपने पे डिपेंड है. मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में खाना खाएंगे हाँ और हाँ इवनिंग में खाना खाएंगे, हाँ दिन में 2 बार ही खाना खाएंगे आप, ठीक है, हाँ
जितना हाँ। जरूरत है उतना ही खाएंगे। शुगर शुगर बिल्कुल नहीं लेंगे आप। अच्छा। शुगर बिल्कुल नहीं लेंगे आप, जो भी चाय लेना है ग्रीन टी लेंगे। हाँ हाँ। डाइट, लंच 2 टाइम्स और एक्सरसाइज करेंगे 45 मिनट्स, तो आपका वजन कम हो जाएगा और शुगर भी कंट्रोल में रहता है। ये करने के बाद अगर कंट्रोल में रहता है, आपको गोली की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा है, सब खाने पे डिपेंड है। ओके सर, इसमें फ्रूट खा सकते हैं क्या, फ्रूट? नहीं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे एप्पल खाना है, तो आप 2 या 3 एप्पल नहीं खा सकते, आपको एप्पल आधा ही खाना है। अच्छा, ऐसा। ऐसा है। ऐसा है। और भी कोई जो सीजन का जो फ्रूट होगा वो सर, उसकी कोई खा क्वांटिटी? सकते खा सकते हैं, आप मैंगो भी खा सकते हैं, मैंगो तो स्वीट रहता है, लेकिन आपको पूरा मैंगो नहीं खा सकते आप टू अच्छा स्लाइस 1 और 2 स्लाइस, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरी रहता है, बहुत शुगर रहता है। आपको अच्छा। खाना अच्छा। है, लिमिट में खाना है। ऐसा है, जस्ट टेस्ट करना है आपको। अच्छा, ऐसा है क्या? यस यस। ये तो ऐसा नहीं मतलब कि ज्यादा मैंने। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो उसमें शुगर रहता है ना, नेचुरल शुगर है, लेकिन कंट्रोल तो ग्लूकोज में हो जाता है। ऐसा है, अच्छा, ग्लूकोज रहता है उसमें। ऐसा। शुगर है। हाँ, क्योंकि वो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो आखिर में वो कैलोरी में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बाद में, शुगर बढ़ा देगा आपका। ऐसा है, आपको आप सिंगल कप चाय भी लेते हैं, जो हाँ डायबिटिक हाँ पेशेंट है, तो आपको हाँ। तुरंत 10 मिनट में शुगर आपका बढ़ जाता है। ऐसा है। तो अच्छा। आपको डाइट डाइट मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप चाय लेना है तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आफ्टर 50 या आफ्टर 40 में आप शुगर शुगर लेने का ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शुगर आपको चपाती, फ्रूट्स उसमें मिल जाता है, आपको तो अलग से लेकिन सर, शुगर मैंने लेने। तो मैंने तो सुना है कि चपाती से भी शुगर बढ़ता है। यस यस। देखो क्या रहता है कि चपाती में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, हाँ तो कार्बोहाइड्रेट बाद में वो शुगर में कन्वर्ट होता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी जो, ऐसा नहीं, शुगर आपको चाहिए बॉडी को, लेकिन ज्यादा हाँ। नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको चपाती खा रहे हैं, तो आपको अलग से शुगर लेने की जरूरत है। नहीं तो अपन चपाती भी खाते हैं, चाय में भी शुगर लेते हैं, स्वीट भी खाते हैं, शुगर ज्यादा हो हाँ। जाता है। ऐसा अच्छा, ऐसा। है। हाँ ऐसा है। तो आपको मतलब खाना इससे। क्या है, हाँ बेसिक में आपको फंडा बता, आपको 2 टाइम खाना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो। हाँ और हाँ उसमें चपाती की जगह भाकर खाइए। हाँ हाँ। भाकरी अच्छा रहता है। राइस बंद करना चाहिए, राइस में वो शुगर रहता है। जी। और चाय तुम्हारा विदाउट शुगर होना चाहिए। ऐसा है। मिल्क भी, अच्छा अच्छा। दूध में भी शुगर रहता है, तो आपको दूध ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो ग्लास वगैरह आपको लेना है तो 1 कप, क्योंकि दूध में बाकी विटामिन वगैरह रहता है, तो 1 कप दूध लेना चाहिए। ऐसा है, लेकिन आप एक गिलास नहीं ले सकते। अच्छा, उसको भी मतलब कुछ हद में लेना चाहिए। यार एक अच्छा, लिमिट में, लिमिट। जैसे दही वगैरह भी हुआ, वो भी एक हाँ लिमिट में? ये दही अच्छा है, अच्छा, क्योंकि दही अच्छा है। इसमें मिल्क और दही है, तो मिल्क में शुगर है, लेकिन जब वो दही बनता है तो वो उसमें शुगर कम रहता है, ओके। क्योंकि वो, हाँ वो फर्मेंटेशन होता है उसका। आपका हाँ टेस्ट हाँ देखेंगे तो थोड़ा आम्बट जैसा टेस्ट रहता है उसका, दही का, हाँ, तो अलग दही अच्छा अलग रहता रहता है। है। हाँ, आप अगर मिल्क लेते नहीं और उसकी जगह आप एक बाटी दही लेते हैं, तो वो अच्छा है, तो उसमें और विटामिन रहते हैं, विटामिन सी वगैरह। ऐसा है, दही अच्छा है। जी सर, जी सर। लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए, वो थोड़ा खट्टा रहेगा तो फिर फ्रिज का 3-4 दिन का रहेगा, तो फिर आपको दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो फ्रेश होना चाहिए, उसमें ज्यादा 4 दिन का आम्बट रहेगा थोड़ा सा, तो फिर और खांसी हो जाएगा आपको। वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, इट शुड बी फ्रेश, रात में बनाए दूसरे दिन खाने का। ऐसा। सर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मेरे सोच में आ रहा है कि हम अगर 2 टाइम आहार लेते हैं, तो अगर जैसे दिन भर में मैं अगर समझो वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे हो सकता है कि 2000 कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, कोई मेहनत वाला काम कर रहा हूँ। तो 2000 भी मुझे कैलोरीज की जरूरत हो सकती है। तो 2000 में जो कवर करूंगा 2 टाइम आहार में, तो मतलब फिर तो मुझे जाहिर है मेडिसिन की जरूरत होगी ही होगी ना, दवाई की तो फिर जरूरत होगी ही होगी। नहीं क्योंकि कवर नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो 2000, क्योंकि वहाँ फ्रूट भी नहीं खाना है, कुछ ऐसी चीजें भी नहीं खानी है, तो थोड़ा हाँ तो दिक्कत तो होगा ना सर। नहीं, ये बातें बरोबर आपने जो बताया, क्योंकि जो भी 2 टाइम्स डाइट जो है, जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए 2 टाइम डाइट है, ध्यान रखो। अच्छा, उसके लिए। जो हार्ड वर्क करता है, हाँ जो हाँ ज्यादा हार्ड वर्क करेगा तो उसको कैलोरी ज्यादा लगने वाली है। हाँ, जो, वही वही वही। हाँ, और जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसको बीमारी भी नहीं रहेगी, डायबिटीज, ध्यान रखो। जो बैठा है उसको रहने वाला है बीमारी। अच्छा 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 अच्छा। ये आप बात अगर, है। आप मजदूर जो है काम करता है, वो देखेंगे उसको बीमार नहीं रहती, क्योंकि वो डेली काम करता है, वो कितना हाँ भी खाए, क्योंकि हाँ हाँ आप जितना ले रहे हैं उतना स्पेंड होना चाहिए। ऐसा है। हाँ, मतलब उतना तो खर्च भी होना चाहिए, सही। यस, उसको ज्यादा कैलोरी लगेगा, वो 3 टाइम्स डाइट ले सकते, उसने तीन तीन बार उनको ही फिर खाना 3 बार? पड़ेगा। यस, 3 बार ही खाना पड़ेगा।
तो सर हमारे यहाँ भी एक मुसीबत हो जा रही है। वही देखिए, पर्सन टू पर्सन अलग है सब। हाँ मतलब कहने का अर्थ ये है सर, अगर हम एसिडिक आहार खाते हैं तो जाहिर है तो वो भी तो शुगर को आगे बढ़ाने में मदद करता है ना। 3 बार अगर हम खाने खाएंगे सर, हमने तो आप लोगों से ही सुना हुआ है कि 3 बार आहार खाने वाला वो रोगी रहता है, 2 बार वाला फिर भी चल जाता है, भोगी रहता है, 1 बार वाला तो जोगी रहता है। तो ऐसा जो बराबर। मान्यता है, तो 3 बार आहार अगर वो शुगर पेशेंट ले रहा है तो जाहिर है फिर उसको और दवाई ज्यादा तो लेनी ही होगी, नहीं तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी सर। नहीं, कैसा रहता है कि वो 3 बार ले रहा है, वो क्या ले रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर वो उसमें शुगर कम लेता है तो उसको हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। अगर वो उसमें स्वीट डिश खा रहा है, चपाती भी ज्यादा खा रहा है, राइस भी ज्यादा खा रहा है, तो शुगर हाँ। बढ़ने वाली है। ओके। तो ये आपका डाइट क्या है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चपाती की जगह भाकर खाते हैं, हम्म। ठीक है, राइस तो खाना ही नहीं है डायबिटिक पेशेंट। राइस नहीं खाना चाहिए, स्वीट अच्छा। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप सलाद ले लो, स्प्राउट ले लो, हाँ। सब्जी ले लो, दाल होना चाहिए, दाल अच्छा है। तो क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, अच्छा। वही है। और आप जो बोल रहे 3 बार, लोग आप अगर स्टडी करेंगे तो लोग 5 5 6 6 बार खाते हैं। अच्छा। जो 5 6 आदमी बार भी? ये जो आदमी घर में बैठा है, वो हाँ हाँ सवेरे उठने के बाद चाय लेता है, हाँ ब्रेकफास्ट लेता है, बाद में फिर वो और 12 1 बजे चाय लेता है, दोपहर में लंच लेता है, 4 बजे वापिस फ्रूट कुछ तो खाएगा, रात में खाना खाएगा। कितनी बार होगा? आप एक कप टी भी लेते हैं तो खाने जैसा है, शुगर है उसमें, इंसुलिन रिलीज हो जाता है, तुम्हारे बॉडी का गड़बड़ हो जाता ठीक है सर, है। ये आपकी मुलाकात मैं याद रखूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। यस धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। हमारे इंदर जी खुद एक्सपर्ट है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं आपको नहीं, स्वामी पता जी, अच्छी बात है, नहीं, सब कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। नॉलेज है ना, यस कहीं से भी लेना चाहिए। यस, बराबर है, सही बात। हाँ हाँ, उसी से तो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है ना। जब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे एक तभी तो क्लियर कहना होगा सब। चाहता हूँ जी कि जी। डॉक्टर हमारे राजेश जी आज के हैं, तो हर सुबह का वर्ग होता है, 35 लोग रहते हैं। और सब यह हमारे सब हम बहुत भाग्यशाली है कि भाई ये सब लोग हम इकट्ठा होते हैं। आज बहुत लोग इकट्ठा नहीं हो सके तो हमारे आज के वह ये दादा साहब फिजिकल योग वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सब ग्रुप की ये सब लोग हैं। और यह बहुत सुंदर ग्रुप है। और हमने दादा को प्रार्थना की थी कि आज का आय पर आपका वर्ग दीजिए। हमारे दादा अकोला के रहने वाले हैं, विदर्भ के। ये भी हमारी बड़ी खुशी की बात है, मैं भी अकोले का हूँ। अ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, रिमार्क देना है तो आप खुले दिल से आप बस बताइए, जो कुछ भी पूछना है तो। हा हरिओम दादा. हरिओम। हरिओम हरिओम. आपण खूप सुंदर म्हणजे मार्गदर्शन केलेलं आहे. पण मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की डोळे आल्यानंतर म्हणजे डोळे येऊ नयेत म्हणून आपण काय काळजी घ्यावी? येऊच नयेत म्हणून आपण काळजी काय घ्यावी? मला डोळे येऊ नये म्हणून आता तुम्हाला सिंपल गोष्ट सांगतो. आता डोळ्याची साथ चालू आहे, दररोज हं, एक 20 ते 25 पेशंट मी डोळे आलेले बघतो, हां. पण माझे डोळे नाही आले. म्हणजे अर्थ असा आहे की तुम्हाला फार काळजी घ्यावी लागते. तुम्ही त्यांना पेशंटला टच करता येत नाही तुम्हाला. लगेच थोडस त्याने कुठं जनरली कसं आहे की तो डोळ्याला हात लावतो आणि तो कुठंतरी टच करतो आणि आपण आपण त्या ठिकाणी टच करतो, हां. त्याच्यापासून आपल्याला होते. म्हणजे त्याच्यापासून आपल्याला थोडस अंतर ठेवावं लागतं, असं आहे. हां. आणि तुम्ही एका घरामध्ये जर राहत असाल तर डोळे ते येतातच, कारण काय की त्याचं शेअरिंग होते, टायवेल वापरला जातो, ग्लास वापरला जातो, ज्या ठिकाणी टच केला त्या ठिकाणी ते होतं. त्यामुळे तुम्हाला घरामध्ये आलं की ते येणारच आहे, असं आहे. हां. आणि न येण्यासाठी एकच आहे की तुम्हाला अंतर ठेवावं लागते. टायवेल तुम्हाला शेअर करावं लागत नाही, रुमाल शेअर करावं लागत नाही. थोडस त्या गोष्टी अवॉइड करावं लागतं, बाकी काय. खरं आहे दादा. आपली रोगप्रतिकार शक्ती जर मजबूत असेल तर परिणाम फार कमी होतात. तो हो. बघूया. खूप छान. हरिओम दादा, एक प्रश्न विचारतोय. विचारा. विचार. अं,
डॉक्टर साहेब, डोळ्याचा हा फार महत्वाचा अवयव आहे आणि बरेच लोक सांगतात की बा तुम्ही घरच्या घरी कोणतेही उपाय करू नका, कारण त्याच्यामुळे आपल्याला काही इजा होऊन कायमचा डोळा सुद्धा आपला जाऊ शकतो. आणि बरेचसे लोक काही आयुर्वेद ट्रीटमेंट घेतात, काही म्हणजे जसं प्रत्येकाच्या घरी आजीबाईचा बटवा असतो त्यानुसार. आता त्यानुसार माझी सुद्धा एक सर, मी आपल्याला माझी एक चूक आपल्याला सांगतो, मी स्वतः काय चुकतो ते. आणि की जेव्हा माझ्या डोळ्यामध्ये किंवा लाल झाले किंवा उष्णता वाढली, असं काही झालं, तर मी घरच्या घरी कोरफड सर, एलोवेरा आपण ज्याला म्हणतो, तो हो. कोरफडचा मी डोळ्यात मी टाकत असतो आणि मला प्रत्येक वेळा त्याच्यापासून फायदा पण झालेला आहे सर. तर मग ही जी कोरफडची आपली जो जो गुणधर्म आहे, हा प्रायमरी समजा ट्रीटमेंटमध्ये मी घेतो, तर हे माझं योग्य आहे काय सर? हे आपण प्लीज मार्गदर्शन करावे. बघा, आपले जे डोळे आहेत ते नॅचरल आहे. हो. त्यांना तुम्ही जे टाकताय ते काही गरज नाही त्याची. हो. काहीच गरज नाही. कारण तुम्हाला थोडं तुम्ही सकाळी पाण्याने धुतले डोळे तर ते क्लीन होतात. त्यामुळे आणि आपण जे काही टाकतो कोरफड काय जे काय तुम्ही म्हणताय ते अलोवेरा वगैरे, हे कसं असते की जोपर्यंत तुम्ही ते टाकलंय त्याला, ते जर काही इन्फेक्टेड नसेल तर काही होणार नाही. ते काही एवढं स्टराईल नसते. म्हणजे आपलं औषध कुठलं हे निजूर त्यामध्ये जंतू नसावे. हो. ते जर काही असेल तर तुम्हाला त्रास देईल. आणि कुठलंही हे आयुर्वेद म्हणजे मला माहित नाही, झाडापाला म्हटलं की ते डोळ्यासाठी तुम्ही ठीक आहे, तुम्ही खात असाल तर ते वेगळी गोष्ट आहे. पण डोळे फार नाजूक असतात. तर बाहेरचा पडदा फार नाजूक असतो, त्याला इजा होऊ शकते. त्यामुळे ते काहीच टाकायचं नाही, काही करत नाही. तुम्हाला मी सांगितलं एक आर्टिफिशियल, त्यांना मी व्हॉट्सअपपर्यंत ड्रॉप पाठवतो तुम्हाला, तो तुम्ही टाकत जा. आता एक आर्टिफिशियल जेस्ट टिअर म्हणून ड्रॉप येतो, ते जे जेस्ट टिअर म्हणून, जेस्ट टिअर म्हणून, जेस्ट JUS टिअर, JUST दादा TER, व्हॉट्सअपला लिहून जेस्ट टिअर. जातील. मी पाहिजे व्हॉट्सअपला व्हॉट्सअपवर लिहून देतो तुम्हाला, सरांना पाठवून मी गुरुजींना. तर तो ड्रॉप टाकायचा. कारण कसं आहे की डोळे फार नाजूक असतात. वेगळं आता बरेच लोक, काही लोक तूप टाकतात, काही गरज नाही म्हणूनच डोळ्यांना. नाही. हो. कारण प्लीज ते करू नये. कारण डोळे फार सेन्सिटिव्ह असतात. तुम्हाला राग जरी आला तर डोळ्यामध्ये दिसतो, असं आहे. हो. तुम्हाला जर थोडं सॅडनेस आला तर डोळ्यामध्ये लगेच आसू येतात. त्यामुळे डोळे फार सेन्सिटिव्ह असतात. तुम्हाला काही गरज नाही ते टाकायचं. तर जे नॅचरल टिअर असतात, डोळ्यातून आपले आसूसता येतात. कारण तो डोळ्यात ताण आला की ते आसूस त्याला हे करतात, क्लीन करतात डोळ्यांना, किंवा स्मूथनिंग देतात, किंवा न्यूट्रिशन देतात. आसूमधून न्यूट्रिशन मिळतो म्हणून ते डोळ्याला ते लागते. आणि डोळे तुमचे आता तो विषय निघाला म्हणून बरं झालं. आपण मोबाईलवर फार असतो. जे लोक हो. मोबाईलवर जास्त असतात त्यांना डोळ्याला स्ट्रेन येतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही मोबाईलवर असता तुमची डोळ्याची जी झापड आहे ती झापड झाली पाहिजे. डोळे बंद केलेले पाहिजे. डोळे बंद करा, मध्ये मध्ये 20-20 मिनिटं डोळे बंद करावेत, 20 सेकंदासाठी, आणि थोडं दूर बघावं. तर तुमच्या डोळ्यांना न्यूट्रिशन मिळते आणि ड्रायनेस येत नाही. असं आहे. ते पण सध्या या मोबाईलमध्ये बऱ्याच लोकांचं आय स्ट्रेन होतो, इरिटेशन होते. त्याचं कारण तेच आहे. त्यांना न्यूट्रिशन मिळत नाही, कारण डोळ्यांची उघडझाप होत नाही अर्धा घंटा. ते एक कारण आहे. कम्प्युटरमध्ये एक मुलं आमच्याकडे येतात, त्याला कम्प्युटर आय सिंड्रोम म्हणतात. तिथे मुलांना असं डोळे जळजळ करतात खूप यंग वयामध्ये. कारण काही नाही, पण ते कॉम्प्युटर असतात 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, आणि त्यांची डोळ्याची स्टेअरिंग म्हणजे असं ते उघडझाप होत नाही. उघडझाप आपली होणं आवश्यक आहे डोळ्याची. त्यामुळे त्याला न्यूट्रिशन मिळते डोळ्याला. धन्यवाद दादा. हॅलो अन्य कोणी हॅलो विचारायचे? विचारा. हॅलो विचारा. हा ताई, हा बोला. सुप्रभात सर्वांना. माझा नमस्कार. आजचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. आवाज येतोय नमस्कार. हो, येतोय. सर? डोळ्यांच्या साथीबद्दल खूप छान माहिती दिली आहे आणि चर्चेतून सुद्धा माहिती मिळाली आहे. सर मला एक सांगावंसं वाटतं, म्हणजे विचारावंसं वाटतं की जसं असं म्हटलं जातं की सर्दी झाली पाहिजे, नाकातील पूर्ण घाण निघून जातं. तसं डोळ्याचं काही असं आहे का सर, की एकदा तरी डोळे यायला पाहिजे, की जेणेकरून काही असं काही आहे का? नाही, तसं नाही. कारण कसं आहे की तुम्हाला आजार, शेवटी हा आजार आहे. हा हो. आजार असतो. आजार झालाच पाहिजे असं नाही. कारण कसं आहे की कुठलीही गोष्ट आली म्हणजे आपण क्लीन होतो असं नसते. अच्छा अच्छा. फक्त एवढं मात्र असते की बघा, तुम्हाला एक उदाहरण देतोय मी. ज्यावेळेस मुलं जन्माला येते, लहान मुलं जर बघितले एक पहिल्या 5 वर्षामध्ये, तर बरोबर. ते मुलं 3-4 महिने आजारी पडतातच. म्हणजे त्यांना सर्दी खोकला होतोच.
हो खरं 4-5 महिन्यात सर्दी खोकला होणारच त्याला, हो आणि तो व्हायलाच पाहिजे. तुमचं उत्तर अच्छा देतोय मी, हा कारण हा त्याची ते इम्युनिटी डेव्हलप होते. बरोबर पण अगदी असेल बरोबर एखाद्या व्हायरसमुळे त्याला जर सर्दी झाली, तर पुन्हा जर परत तो 3 वर्षांना व्हायरस आला, तर मग त्याला काही होत नाही. अच्छा अच्छा त्याला इम्युनिटी डेव्हलप होणं म्हणतात. तर अच्छा ते होत असते मुलांमध्ये, ते यायलाच पाहिजे. पण तसं डोळ्यामध्ये नाही, अच्छा कारण शरीरामध्ये जेव्हा व्हायरस असतो तेव्हा डोळ्यामध्ये येत असतो तो. बरं म्हणजे सर ते होते, हा म्हणजे ते आलं तर अर्थ म्हणजे क्लीन डोळे आले म्हणजे क्लीन होते असं नाही, त्याची इम्युनिटी डेव्हलप अच्छा होते त्या अच्छा व्हायरसला. असं पण सर मला एक सांगा बरं की म्हणजे जो व्हायरस असतो म्हणजे त्या व्हायरसमुळे हे येत आहे तर त्या व्हायरसचं आपल्याला नाव माहित पडेल का सर अडिनो व्हायरस, कोणतं सर अडिनो व्हायरस, डोळ्याचा जो अच्छा अच्छा व्हायरस आहे अडिनो व्हायरस अच्छा असतो. अडिनो अच्छा व्हायरस असतो जो साथ येते. अच्छा थँक्यू सर खूप छान धन्यवाद ताई. धन्यवाद काका डॉक्टर रमेश बांडवलचे दादा काही बोलतील. काही लोकांना ध्यानदार ध्यानदार शानदार दादा साहब चिटकुले इस वर्ग का आज 1187वां दिन, और आज हमने 14 अगस्त 2023 में प्रवेश किया है. इस वर्ग के प्रेरणा स्थान आदरणीय दादा साहब चिटकुले, इनको अभिवादन. आदरणीय मते दादा को प्रणाम. आदरणीय डॉक्टर दादा को प्रणाम. आज के हमारे गुरु डॉक्टर राजेश दादा देवीकर, इनको भी प्रणाम. और मैं डॉक्टर रमेश बांडीवती नागपुर से प्रणाम करता हूँ सभी साधकों को. आज हमारा आंखों की निगाह के ऊपर हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश जी देवीकर दादा ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है. और ये भी सब जगह अपने को मालूम है कि ये आँख आने की साथ है. ये वर्ड भी ऐसा यूज किया है कि अपन बोलते कि आँख आई है, आँख तो पहले से ही रहती है हमको, लेकिन फिर भी बोलते आँख आई है. तो ये आँख का इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन, ये सब जगह इस तरह से फैलता है, और इसके लिए क्या अपन ने केयर करना चाहिए, ये हमारे आदरणीय राजेश दादा ने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया. और दादा साहब पिछले इस वर्ग में जो अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग है, बहुत सारे हमारे सभी फील्ड के गुरु हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं. और आज बहुत अच्छा हमारे राजेश दादा ने हमको मार्गदर्शन किया है. हमारे आदरणीय विद्यार्थी ठोकर ने बहुत अच्छा प्रश्न एक पूछा था कि ये आँख आना जरूरी है क्या. ऐसा लोग बोलते हैं कि आँख साफ होती है, सर्दी होने से नाक साफ होता है. लेडीज लोगों को पीरियड आता है तो उनका गर्भाशय साफ होता है. हमको पेशाब आती है, हमारा पैखाना होता है तो पेट साफ होता है. इस प्रकार से ये आँख आने का इसका कोई संबंध नहीं है. लेकिन जनरली क्या होता है, साइकोलॉजी के लिए हमको लगता है कि नहीं, आँख आई तो आँख साफ हो जाती है. आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आँख आने का टाल नहीं सकते. इसलिए सब जगह गलत फहमी होती है. लेकिन क्या है कि आँख का अपन टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे देविकर दादा ने यह बताया कि आपने घर में किसकी आँख आई है तो दूसरे की आने वाली है, उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन फिर उसके लिए मार्ग ये निकाले कि नहीं भी आँख आई तो अच्छा रहता है. तो ये साइकोलॉजी के लिए अपने दिल में रहता है कि नहीं भी अच्छी बात है आँख आई तो इस प्रकार से हम अवॉइड करते रहते हैं. और दूसरी बात, हमारे इंदरलाल दादा ने डायबिटीज के बारे में बताया तो बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन सर ने किए हैं. तो इस प्रकार ये इस वर्ग में सब जन लाभान्वित होते हैं. और दादा ये भी आजकल जो अपन मोबाइल जो देखते हैं, तो ये सबका अपन देखेंगे कि गर्दन नीचे रहती है और सब जन मोबाइल ऐसा देखते रहते हैं, कंप्यूटर के ऊपर भी काम करते रहते हैं. तो इसमें ऐसा प्रिकॉशन कितने दूर से देखना चाहिए मोबाइल, या कितने दूर से अपना लैपटॉप देखना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या अपना आंखों के बारे में. और आपने टीयर ड्रॉप बताया, वो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं तो उनका ड्राइनेस ऑफ आईज के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न ये करते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि ड्राइनेस हो रहा है करके. तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा. अभी सभी लोगों को जब कंप्यूटर पे जो यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का एक स्टैंड रहता है. आप जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको चेयर पे बैठ के यूज करना रहता है कंप्यूटर. तो आपका एक जो पोस्चर रहता है वो स्ट्रेट रहता है. अगर आप कॉल सेंटर में देखेंगे, ऑफिस में देखेंगे, तो चेयर रहता है और एक डिस्टेंस पे कंप्यूटर रहता है. वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम जब आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, मोबाइल करते तो आप ऐसा नेक नीचे करते हैं. जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं तो अपन हाथ में रखते हैं मोबाइल,
और एक एक दो दो घंटा अपना नेक जो रहता है वो नीचे रहता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उससे वजह से स्पॉन्डिलोलिसिस होता है और नेक पेन शुरू हो जाता है। आप आधा घंटा करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर 4 घंटे आप ऐसे बैठेंगे तो आफ्टर 5 और 10 ईयर्स तो वो नेक में प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसमें वो एक्चुअली आपका जो पोस्चर है पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। मीन्स अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो स्टैंड रखना चाहिए सामने, टेबल पे रखना चाहिए, जैसे जैसे मैं बैठा हूँ तो आपको स्ट्रेट, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, नेक भी स्ट्रेट होना चाहिए। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा आपने बताया कंप्यूटर का बैठने का तरीका लोगों का बरोबर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस भी बरोबर रहता है कि ऑफिशियल डिस्टेंस रहता है कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम हो रहा, मैंने तभी भी बताया पहले कि उसको कंप्यूटर आई सिंड्रोम बोलते हैं, ड्राइनेस बढ़ता है। तो उसका क्या फार्मूला है, उसको 20-20-20 फार्मूला बोलते हैं कि आपको 20 मिनट्स में 20 फीट देखना है 20 सेकंड के लिए। ब्लिंकिंग होता नहीं है आपका, जब जब आप कंप्यूटर में ऐसे आँख खोल के बैठते हैं तो कुछ कुछ बातें होती है, आप जब लिखते पढ़ते हैं तो आपका ब्लिंक होता नहीं आइस। तो हमने वही फार्मूला निकाला, ये डब्ल्यू का फार्मूला है कि 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है, 20 फीट देखना है, तो फिर आपको जो आँख में एक्सरसाइज हो जाती है उसको इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा है। बहुत अच्छा, हरिओम, धन्यवाद दादा। हे आमचे दादा होते, सिव्हिल सर्जन, रिटायर्ड सिव्हिल सर्जन आहेत आणि ॲलोपॅथी जरी असली तरी त्या सगळ्या प्रकारच्या पॅथीबद्दल ते खूप रिस्पेक्ट करतात आणि खूप तज्ञ आहेत बरोबर आणि आहे. ते पितामह आहेत. नाही, चांगला प्रश्न विचारला त्यांनी, हा नॉर्मल प्रश्न आहे, सर्वांना कॉमन आहे आजचा. बरोबर. आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारावं. नंतर मी आमचा हा श्रीराम ग्रुप आहे, तर मी त्यांना पण विनंती करेल की त्यांनी पण आज काहीतरी प्रश्न प्रतिक्रिया निश्चित द्यावे. आज इतक्या वर्षानंतर उपलब्ध झालेले आहेत. कोणाचा काही प्रश्न आहे का? एक मी माझ्याबद्दल सांगतोय की मला 16 वर्षापूर्वी 2 डोळ्याला मोतीबिंदू झाले होते. नंतर दोन्ही डोळ्याला रेटिनल डिटॅचमेंट झाले होते. मोतीबिंदू झाल्यानंतर मी योगाचा विद्यार्थी असल्यामुळे मी शीर्षासन करायचो, तर मी 1-1 तास शीर्षासन करायचो. तर त्याच्यामुळे तो मोतीबिंदूचा परिणाम माझा रेटिनल डिटॅचमेंट झाला. मग दुसऱ्या डोळ्याला मोतीबिंदू, पुन्हा रेटिनल डिटॅचमेंट आणि उजवा डोळा माझा बदललेला आहे. तर 2008 मध्ये अशी परिस्थिती होती की मी कोणाच्याही मला मदतीशिवाय मी कोणतेच काम करू शकत नव्हतो. परंतु मी हे असं ठरवलं होतं की मला मी स्वावलंबी झाल्याशिवाय मी पुढचं कोणतंच काम करू शकत नाही. योगाचा विद्यार्थी असल्यामुळे मी अनेक पॅथी मी सुरू केल्या. शिवामू चिकित्सा, व्यायाम हे ते वगैरे हे केलंय. मी डोळ्याशिवाय, चष्माशिवाय राहू शकत नव्हतो. परंतु आज माझी परिस्थिती आहे की मी कोणावरही अवलंबून नाही आहे आणि इव्हन चष्म्यावर सुद्धा अवलंबून नाही. चष्मा पण मी सोडून दिला. जर आपण संकल्प केला आणि त्याप्रमाणे वागलं तर हा परिणाम होऊ शकतो. परंतु ह्याच्यासाठी म्हणजे फार आपल्याला मेहनत लागत असतं. तर ती करायची जर असेल तर तो उपाय आहे, असू शकतो आणि त्याचा आहे. तर असं आहे. पण आता आपला सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, तर हा वर्ग आहे. आपल्याला काही प्रश्न असेल तर निसंकोचपणे आपण विचारू शकताय आणि आपल्या काही अडचणी झाल्यानंतर मी आमच्या जय श्रीराम ग्रुपला मी विनंती करेल की त्यांनी पण काहीतरी प्रतिक्रिया द्यावे. तर कोणाचे काही प्रश्न असतील तर आपण निश्चित विचारू शकतो. हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बोला सर. सर, माझा एक क्वेश्चन आहे सर. म्हणजे तुम्ही डोळ्यांचं फारच चांगलं एक्सप्लेन केलं, रिअली गुड. बट वन थिंग सर, अंडर द आय सर्कल्स म्हणजे डार्क सर्कल्स काय येते, रिझन काय म्हणजे एक्झॅक्टली? आणि माझे बी बरेच डोळ्याच्या खाली डार्क सर्कल्स आहेत, ती अवॉइड करायचं झालं तर काय करावं लागेल? डार्क सर्कल जे खालचे आहेत तर जनरली ज्यांच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल जास्त येतो, कोलेस्ट्रॉल जास्त असतं
त्याच्यामुळे येते. दुसरं ज्यांच्यामध्ये किडनीचे आजार असतात त्यांच्यामध्ये पण डार्क सर्कल येतात खालच्याला. आणि तिसरं डायबेटिक पेशंट मध्ये पण येतात. त्यामुळे आपली शुगर कंट्रोल असायला पाहिजे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल असायला पाहिजे. किडनीचे काही गोष्टी असतात, किडनी डिसीज वगैरे असेल तर स्वेलिंग वगैरे येत असते, ते थोडंसं आपल्याला कंट्रोल करावं लागतं असं आहे. व्हिटॅमिन एवढे पण कमतरता येते डार्क सर्कल. व्हिटॅमिन कमतरता असली तरी बरेच कारण आहेत, म्हणजे कसं स्पेसिफिक डोळ्याचं कारण नाही. तुमच्या शरीरामध्ये काही कमतरता असतील तर ते इन्व्हेस्टिगेशन नंतर कळते, पण ते व्हिटॅमिन्स वगैरे कमी असल्यामुळे होते शक्यतो. पण एक डार्क सर्कलचं कॉमन कारण आहे कोलेस्ट्रॉल वाढलं. बरंच आहे, थायरॉइड मध्ये पण काही डिस्कलरेशन होते. 5-6 त्याचे कारण आहेत. सर गुड मॉर्निंग. थँक्यू सर, गुड थँक्यू. मॉर्निंग. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हा सर, अतिशय छान माहिती दिली. प्रश्न हा होता की सर बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण डोळ्यावर पाणी मारतो, असं झपझप सकाळी डोळे स्वच्छ करतो, त्यामुळे डोळ्यातून घाण निघून जाते असं म्हणतो. पण बऱ्याच वेळेला असं ऐकलं की बाबा जास्त जोरात आपण डोळ्यावर पाणी मारू नये, कारण डोळ्याला इजा होण्याची पण शक्यता असते. मग त्यावेळेला मग आपण साधारण गरम पाण्याचे थोडेसे झपके मारावेत का नॉर्मल पाण्याचे झपके, म्हणजे गरम म्हणजे गरम नाही, नॉर्मल गरम पाणी आणि किंवा गार पाण्याचे आपल्या नॉर्मल टेम्परेचरला मारले तर चालतील का? हा माझा प्रश्न आहे. नाही, बरोबर आहे की आपण डोळे क्लीन करताना तुम्ही कोमट पाणी वापरू शकता. जास्त गरम आपण वापरू शकत नाही, कारण समोर एक कॉर्निया असते. कॉर्निया त्याला आपण एक काच म्हणतो बाहेरचा, तो फार नाजूक असतो. असं आहे, त्याला तुम्ही जोरात जरी मारलं, जोरात हे त्याला जर झटका पडला त्या पाण्याचा तर त्याला त्रास होऊ शकतो त्या कॉर्नियाला. तुम्हाला फक्त जस्ट फार असं म्हणजे काय म्हणतात, फार फोर्सने नाही मारायचं. साधारण कोमट पाणी असावं किंवा थंड पाणी वापरू शकतो तुम्ही. ते सिंपल तुम्हाला डोळ्याचं पाणी सिंपल आहे ना मारायचं, फार फोर्स नसावा, कारण फोर्स इजा झाली तर मग बाहेर इजा होते त्याला. सिंपल आपलं ते त्रास नको व्हायला. पण सकाळी मात्र पाण्याने क्लीन करा, डोळे पाण्याने क्लीन करावे, कारण काही रात्रभर जो स्टिकनेस डिस्चार्ज असतो तो क्लीन होतो. क्लीन करायला पाहिजे सकाळी. थँक्यू सर. सर अनेक प्रश्न होता. बऱ्याच वेळेला काय होतं, आपल्या डोळ्यात एक नॉर्मली पिवळसर झाक असते. माझा ती बाय डिफॉल्ट बाय हेरिडिटी येते का ती पिवळसर झाक नंतर मग आपल्याला ते कमी करता येते? कारण कधी कधी काय होतं, आपल्याला जर जॉन्डिस बिंडिस सारखे जर कुणाला विकार असतील तर त्याला वाटते की बाबा हे डोळे पिवळेच आहेत. मग त्यामुळे इज इट नॅचरल वाटते का आपल्याला कमी करता येतं का? ते कसं असतं की लायफोमा म्हणून प्रकार असतो. लायफोमा म्हणजे तुम्ही जर बऱ्याच लोकांच्या शरीरावर बघितलं तर अशा गाठी असतात, त्या गाठी फॅटच्या असतात. त्रास तर काही नसतो त्याचा. तसंच आपल्या बऱ्याच लोकांच्या मध्ये फॅट पण असते, डोळ्यामध्ये फॅट साचलेले असते. मग ते येलोइश दिसते थोडस ते, पण त्याला म्हणजे असं ते काही आजार नाही, तो पण काही त्रास होतो. ओके ओके, काही त्रास असते काही लोकांना. थँक्यू सर. ठीक आहे. हरिओम दादा, मी कैलास चव्हाण बोलतोय औरंगाबादहून. हा बोला दादा, बोला. सरांनी खूप सुंदर असं मार्गदर्शन केलं डोळ्याच्या संग्रहामध्ये, त्यांचे खूप खूप मी तर खरं आभार मानतो. एक प्रश्न होता दादा, मी माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन केलं होतं वर्षभर, 1 वर्ष झालं जुलैमध्ये मागच्या. ते ऑपरेशन मोतीबिंदूचं होतं. त्याच्यानंतर त्यांच्या डोळ्यातून सातत्यानं पाणी येतं, तर डॉक्टरला वारंवार आम्ही दाखवलं, तर डॉक्टर म्हणतात नाकाची जी पोकळी असते ती बंद झालेली आहे आणि म्हणून डोळ्यातून पाणी येतं. तर ते पाणी काही थांबायला तयार नाहीत, तर त्यांचं असं उत्तर येतं. तर याच्यावर काय म्हणजे खरं आहे का काय, याच्या संदर्भात माहिती द्या. बरोबर आहे. जर तुमचं सतत पाणी येत असेल, जनरली काय असते की डोळ्यामध्ये आपल्या नेहमीच पाणी असते. आपण फक्त इमोशनली रडलं, जास्त पाणी होते म्हणून ते बाहेर येते. रेग्युलर पाणी आपल्या डोळ्यामध्ये असते. जेव्हा तुम्ही डोळे बंद करता त्यावेळेस ते पाणी नाकाच्या नसेतून नाकावाटे खाली येते, ते आपल्याला कळत नाही. ते जर नळी ब्लॉक असेल तर त्याला नासूर म्हणतो आपण, आणि मग त्याचं ऑपरेशन करावं लागतं. तुमच्या वडिलांचा तोच प्रकार आहे. नळी तुम्ही म्हटलं ब्लॉक आहे, डॉक्टरांनी सांगितलं बरोबर आहे, त्याला नासूर म्हणतात. ते नळी साफ करण्यासाठी त्याचं ऑपरेशन करावं लागतं. त्याला आजार आहे नासूर, ऑपरेशन बरोबर त्यांनी डॉक्टरांनी सांगितलं ते बरोबर आहे. धन्यवाद. ऍडव्होकेट कैलास चव्हाण होते. आणखी कोणाला बोलायचं आहे? वेळ आहे म्हणून मी रिवाइंड करत आहे.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी को चश्मा लग जाता है नंबर, तो जब 21-22 साल के, तो आगे वो लेजर के द्वारा जो हटवाते हैं चश्मा, तो वो सेफ होता है कि नहीं करना चाहिए? अभी देखो, अभी जिसका नंबर -2 है, -1.5 है, -4। हाँ -4 तो बहुत ज्यादा है। वो अगर चश्मा नहीं हाँ पहनेगा तो उसको दिखने वाला नहीं। उसको चश्मा हाँ हाँ पहनेगा तभी दिखेगा उसको। अभी क्या हुआ हाँ है कि नया टेक्नोलॉजी निकला है, उसको लेजर, वही उसको लैसिक बोलते हैं। ये हाँ लैसिक हाँ की हाँ। वजह से -6 तक अपन चश्मा निकाल सकते हैं। और वो सेफ है। अच्छा। अभी अगर अच्छा सर्जन से करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी, पहले जैसा नहीं रहा है, तो वो सेफ है। हाँ। तो पूरा निकलता है, पूरा काफी निकलता लोग मतलब थोड़ा बोले कि ये आगे जाके उनके इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मुझे है। थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम डर कुछ लग नहीं रहा होता था। उससे। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी अच्छा है, उस जाता है, अच्छा स्पेक पूरा जाता है। यस। अच्छा। और नेचुरली जैसे निकालना, ऐसा कोई और तरीका नहीं जिससे नेचुरल तरीके से कम कर सके नहीं, नेचुरल नंबर को? नेचुरल 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 कुछ, नेचुरल सिर्फ एक ही है। अगर आपको नियर नजदीक का चश्मा है और 40 के हाँ। बाद सबको लगता है, तो नेचुरल तो नहीं अच्छा जाता है वो, लेकिन आपको दिखता है तो आप स्ट्रेस करके आप देख सकते हैं, उतना ही। अच्छा क्योंकि वो एजिंग, अच्छा। हाँ वो एजिंग क्यों है, आपको मीन्स आपको दिखता है, लेकिन आप स्ट्रेन करके वो देख रहे हैं, तो वही है, बाकी कुछ हम्म। नहीं। लेकिन दूर का जो चश्मा रहता है वो तो चश्मा पहनना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब 40 के बाद आप जैसे हम लोग बताते हैं कि उसमें जल नीति ये सब सब कुछ करते हैं, तो आपको चश्मा नहीं लगता है? आइस नहीं का नैन नीति ये सब? नहीं नहीं, उसका अ, कुछ ये नहीं है। 40 के बाद तो क्या, आफ्टर 40 आपको वो एज रिलेटेड रहता है। आपका एज हो रहा है तो आपको नजदीक का हम्म। चश्मा लगता ही लगता है। आप आफ्टर 40 अच्छा शुरू हो जाता है। किसी लोगों को 41 में समझता है, कुछ लोग 42 में समझता है, कुछ लोगों को 45 में समझता है, कुछ लोगों को 50 जैसे तक मेरे समझता दादाजी है। थे, वो 88 ईयर्स के थे, उनको कभी चश्मा लगा ही नहीं, और पूरा न्यूज़पेपर सब कुछ वो पढ़ लेते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो थी वही, उनको। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप, ये एजिंग प्रोसेस है, एजिंग अच्छा प्रोसेस है। एज के हिसाब से रहता है वो। अभी वो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अभी सर ने भी बताया कि वो मुझे चश्मा हाँ लगाना ही नहीं नजदीक के लिए, मैं वैसा ही देखूंगा। तो आप देख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ आपको स्ट्रेन आता है, आपने डिसाइड किया कि मुझे चश्मा लगाना ही नहीं है, दिखता नहीं है, ऐसा हाँ। नहीं है। चश्मा लगेंगे तो आपको क्लियर दिखता है, चश्मा नहीं लेगा जी थोड़ा सा धुंधला दिखता है, लेकिन आप पढ़ पाते हैं। ऐसा जी जी। बाकी लेसिक जो अभी स्टार्ट पद्धति है, वो मतलब कोई भी बेसिक अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है, यस, कुछ अभी ऐसा का जो करने? अभी 7-8 साल में जो रिवोल्यूशन आया है मशीन्स का वगैरह, बहुत अच्छा है। अभी रिजल्ट हम्म, भी अच्छा उसका जाता है। उसका एक अ- उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सबका निकलता है। उसका कॉर्नियल थिक है, एक बाहर का एक कांच रहता है, कॉर्निया बोलते हैं उसको। उसका थिकनेस हाँ कम कम करते हैं हम लोग। और उसका थिकनेस बराबर नहीं रहेगा तो फिर उसमें लैसिंग नहीं होता है। ऐसा है, उसमें कुछ काउंटर इंडिकेशन है। सब में लैसिंग नहीं होता है, जी। वो देखना पड़ता है कि उसका थिकनेस है कि नहीं। ऐसा है, उसको सर प्री ये भी इन्वेस्टिगेशन देखना करना पड़ता है पड़ता ना, है। आप ऑपरेशन कहाँ करा रहे हो, वो लेजर मतलब कहाँ करा रहे हो, ये भी तो हाँ देखना इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। यस यस, अगर आप आपका गलत वो, जगह करा ले रहे हो तो नहीं नहीं, फिर भी बराबर बराबर, उसका फर्क क्योंकि पड़ता वो मशीन, सब मशीन के ऊपर रहता है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी और अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो होता है। ठीक। है। जी थैंक यू सर। सगळ्यांचं मी आभार मानून आजचं वर्ग इथे समाप्त करते. हरिओम हरिओम हरिओम. धन्यवाद.